अब देखो हर साल एप्पल अपने बेस आईफोन्स में 60 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले देता था, जिसको लेके हम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड रहते थे। और जब मैंने आईफोन 16 को कंपेयर किया था S25 के साथ, तो वहां डिस्प्ले और गेमिंग वाले सेक्शन में क्लियरली विनर हो जाता था S25। लेकिन इस बार आईफोन 17 नेक्स्ट लेवल अपग्रेड्स के साथ आया है, तो क्या ये S25 को बीट कर पाएगा? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब इन दोनों ही फोन्स के 256GB बेस वेरिएंट्स आपको करीब 70 से 75 हजार रुपए के आसपास मिल जाते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि 16 128GB के साथ आता था, जिसको अब इन्होंने 256 कर दिया है। ये दोनों ही फोन सिर्फ एक केबल और सिम इजेक्टर टूल के साथ आते हैं, बाकी आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। अब इन दोनों ही फोन्स की डिजाइन लैंग्वेज काफी हद तक सिमिलर है। मैट फिनिश बैक के ऊपर ग्लॉसी लोगो, मैट फिनिश एल्यूमिनियम फ्रेम और फ्लैट एडजेस विद राउंडेड कॉर्नर्स। इवन इनका कैमरा का अलाइनमेंट भी सेम है, बस S25 के पास 3 लेंसेज का एडवांटेज है। अब S25 के राइट साइड पे वॉल्यूम रॉकर्स एंड पावर की मिल जाती है। इसके अलावा पूरे फोन में कोई भी बटन नहीं है। लेकिन आईफोन के राइट साइड पे पावर की मिलती है, इसके जस्ट नीचे आपको मिलता है कैमरा कंट्रोल बटन, लेफ्ट साइड पे वॉल्यूम रॉकर्स और ऊपर मिल जाता है एक एक्शन बटन। अब इन दो बटन्स को हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर बटन एंड पोर्ट्स की बात हो रही है तो यहाँ पे सैमसंग के पास एक एडवांटेज है। यहाँ पे आपको Type-C 3.2 मिलता है, जबकि आईफोन Type-C 2.0 के साथ आता है। इससे बेसिकली डेटा ट्रांसफर स्पीड में डिफरेंस आ जाता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा हैवी जीबीज की फाइल ट्रांसफर करते हो तो सैमसंग के पास थोड़ा सा यहाँ पे एडवांटेज है। लेकिन अगर ज्यादा डेटा ट्रांसफर वगैरह का इशू नहीं है तो हाँ, ये भी ठीक है। अब दोनों को अगर साइड बाय साइड देखते हो तो आईफोन की हाइट, विड्थ, इवन इसकी डेप्थ भी ज्यादा है। सैमसंग सिर्फ 7.2 mm और वहीं आईफोन 17 8 mm थिकनेस के साथ आता है। इवन यहाँ पे वेट में भी डिफरेंस है, 177 ग्राम्स और ये सिर्फ 162 ग्राम्स। डेफिनेटली सैमसंग हाथों में ज्यादा हल्का फील होता है और पकड़ने में काफी हैंडी फील होता है। लेकिन जो इसकी एडजेस है ना, ये हल्की सी आपको शार्प लग सकती है। ऑन दी अदर हैंड आईफोन 17 ज्यादा स्मूथ फील होता है, क्योंकि इस बार जो इसके कॉर्नर्स है ना, इनको हल्का सा राउंडेड कर दिया गया है। बाकी अगर दोनों में ही केस यूज करोगे तो दोनों का इनहैंड फील सिमिलर हो जाएगा। ऑल्सो दोनों IP68 डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट रेटिंग के साथ आते हैं, जिसमें कि सैमसंग 1.5 मीटर और ये 6 मीटर तक पानी के अंदर रह सकता है फॉर 30 मिनट्स। इसके अलावा अगर ड्यूरेबिलिटी की बात हो ही रही है तो यहाँ पे सैमसंग ऑफर करता है गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 ऑन द फ्रंट एंड बैक, और यहाँ आर्मर एल्यूमिनियम फ्रेम यूज किया गया है, जिसके कारण डेफिनेटली ये काफी स्ट्रॉन्गर है। लेकिन वहीं आईफोन ने इस बार नई सिरेमिक शील्ड 2.0 यूज करी है, जो कि और भी ज्यादा स्क्रैच रेसिस्टेंट है। अगर दोनों के डिस्प्लेस कंपेयर करूं तो इस बार आईफोन ज्यादा स्क्रैच रेसिस्टेंट हो गया है, जबकि पिछले साल तक ऐसा होता था कि आईफोन भाई खोलते ही स्क्रैच लग जाता था उसमें। तो डेफिनेटली ड्यूरेबिलिटी वाइज बहुत अच्छा काम किया गया है। इसके अलावा एक और चीज है, आईफोन 17 के अंदर आपको एक फिजिकल सिम और 2 ई सिम का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप इन तीनों में से कोई भी 2 यूज कर सकते हो। ऑन दी अदर हैंड सैमसंग के अंदर आप 2 फिजिकल और 2 ई सिम यूज कर सकते हो, जिसमें से आप कोई 2 सिम यूज कर सकते हो, या फिर एक फिजिकल एक ई सिम यूज करो, चाहे दोनों ई सिम यूज करो, चाहे दोनों फिजिकल सिम यूज करो। एक बार में दोनों ही फोन के अंदर सिर्फ 2 ही सिम काम करती है। अब चलो बात कर लेते हैं डिस्प्लेस की, क्योंकि यहीं पे आईफोन के अंदर सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट किया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पे अब आपको 6.3 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है, वहीं सैमसंग के अंदर 6.2 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है। और भाई दोनों ही फोन्स ऑफर करते हैं 120 हर्ट्ज LTPO डिस्प्ले, यानी कि ये 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज स्विच कर सकता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। एंड भाई जितने भी पुराने आईफोन यूजर्स है ना, एक बार आईफोन 16 उठा के देखो, आपको समझ में आएगा कितना डिफरेंस है। बाकी आईफोन के अंदर आपको OLED डिस्प्ले मिलता है, जिसमें आपको डॉल्बी विजन का एडवांटेज मिल जाता है। 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ अब आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट मिल जाता है। ऑन दी अदर हैंड सैमसंग में आपको AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसमें आपको HDR10+ का सपोर्ट मिलता है। ऑल्सो इसकी पीक ब्राइटनेस 2600 निट्स है। अब रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात करूं तो डेफिनेटली आईफोन थोड़ा सा ज्यादा ब्राइटर फील होता है। और जब मैंने इन दोनों ही डिस्प्लेस को साइड बाय साइड कंपेयर किया तो मुझे बहुत ज्यादा जगहों पे ऐसा फील हुआ कि सैमसंग जो ना वो ब्लैक्स को ज्यादा डीप ब्लैक शो करता है, और वहीं आईफोन के अंदर आपको ब्राइटनेस थोड़ी सी ज्यादा फील होती है। इसके अलावा आईफोन के पास एक और एडवांटेज है, वो है इसकी एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, जो कि हाँ काम कर लेती है। मतलब ओवरऑल अगर आप दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हो तो थोड़ा सा प्रीमियम फील होता है आईफोन 17, लेकिन ये बहुत बड़ा चेंज नहीं है। 90% ऑफ द टाइम आपको नोटिस भी नहीं होगा कि इसके अंदर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है, क्योंकि भाई रिफ्लेक्शंस दिखते हैं। और इसके अलावा क्योंकि बिना स्क्रीन गार्ड आप यूज करोगे ही नहीं, तो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग का कोई मतलब ही नहीं। बाकी दोनों के पिक्सल पर इंच डेंसिटी पे भी डिफरेंस है। यहाँ पे आईफोन 460 ppi के साथ आता है, वहीं सैमसंग के अंदर 416 ppi मिलता है। तो यानी कि 1 इंच में जो पिक्सल्स है ना, ये आईफोन ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है एज कंपेयर टू सैमसंग। ऑल्सो इस बार PWM डबिंग का ऑप्शन भी दोनों में ही मिल जाएगा। बाकी अगर कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो यहाँ पे जो इसकी नॉच है, ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी आंखों में खल सकती है। वहीं सैमसंग का छोटा सा पंच होल कैमरा भाई छुप जाता है जब भी आप कंटेंट वॉचिंग करते हो तो। इसके अलावा जो बेजल्स है ना, ये आईफोन 17 अब आपको और भी कम दे रहा है, जबकि 16 में इतनी बड़ी बड़ी बेजल्स मिलती थी। इवन अगर आप आईफोन 17 की बेजल्स को S25 से भी कंपेयर करें तो ये उससे भी कम बेजल्स ऑफर कर रहा है। और इसके अलावा मेरी फेवरेट चीज जो कि आपको S25 के अंदर मिल जाती है, वो है इसका अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर। ये काफी अच्छी तरीके से काम करता है, और अगर मैं इसको कंपेयर करूं आईफोन की फेस आईडी से तो ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है। आईफोन की फेस आईडी के लिए ना भाई आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है, इसको दिखाना पड़ता है कि भाई पहचान, हाँ मैं ही हूं तेरा ओनर,
कॉर्नर, तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कभी कभी इनकन्वीनियंस हो जाता है। बाकी सैमसंग भाई एक टच में काम करता है। हालांकि इसमें भी अगर आप स्क्रीन गार्ड यूज करते हो तो कभी कभी इसमें भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं, तो हाँ अच्छा वाला स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाओगे तो वो दिक्कत नहीं होगी। अब दोनों के स्पीकर्स को कंपेयर करें तो यहाँ पे आईफोन का स्पीकर थोड़ा सा बेसियर फील होता है, वहीं ट्रबल वगैरह ज्यादा बेहतर देखने को मिलता है S25 के अंदर। एक बार खुद सुन लो। मूविंग ऑन, अब बढ़ते हैं इनके परफॉर्मेंस टेस्ट की तरफ। आईफोन ऑफर करता है A19 चिपसेट, वहीं S25 के अंदर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट। दोनों को एंट्री स्कोर्स यहाँ सामने आप देख सकते हो। 1.85 मिलियन के आसपास आईफोन और 1.9 मिलियन के आसपास S25 ने स्कोर किया है। लेकिन यहाँ पे अगर हीटिंग कंपेयर करूं तो 39 डिग्रीज वर्सेस 44 डिग्रीज। इसके बाद हमने इनके अंदर सोलर बेस्ड टेस्ट को किया, जिसके अंदर बेस्ट लूप स्कोर आईफोन ने निकाल के दिया। इवन लोवेस्ट लूप स्कोर भी आईफोन का बेटर था। एंड सरप्राइजिंगली यहाँ पे आईफोन ज्यादा हीट हो गया 46 डिग्रीज के आसपास, वही सैमसंग 44 डिग्रीज पे था। इसके बाद वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम टेस्ट में बेस्ट लूप स्कोर प्रोवाइड किए सैमसंग ने, लेकिन वही लोवेस्ट लूप स्कोर ज्यादा बेहतर थे आईफोन के, जिसके कारण ओवरऑल स्टेबिलिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस था। सैमसंग 40.9% और आईफोन 57% स्टेबिलिटी के साथ आया, लेकिन यहां पर भी हीटिंग 45 डिग्रीज एंड 47 डिग्रीज थी। इसके अलावा गीकबेंच स्कोर्स में सिंगल कोर में बेटर परफॉर्म करता है आईफोन, मल्टी कोर में बेटर परफॉर्म करता है S25। तो अगर आप स्कोर्स वगैरह देखोगे तो हाँ कभी ये आगे है, इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जब हमने इनका रियल लाइफ टेस्ट किया, सबसे पहले हमने इनके अंदर VN एडिटर का टेस्ट किया, जिसके अंदर हमने 1.63 GB की फाइल को एक साथ एक्सपोर्ट किया और रिजल्ट्स काफी शॉकिंग थे, क्योंकि इस फाइल को रेंडर कर दिया सैमसंग ने सिर्फ 2 मिनट 52 सेकंड्स में, और वहीं आईफोन को लग गए 5.5 मिनट। समझ रहे हो? और मुझे नहीं पता आईफोन 17 के साथ क्या दिक्कत है, अभी ऑप्टिमाइजेशन उतना अच्छा नहीं है कि क्या है, क्योंकि हमने जब आईफोन 16 एंड 17 को कंपेयर किया था तब भी 16 ने आधे टाइम में कंप्लीट कर लिया था। 16 प्रो मैक्स से 17 प्रो मैक्स को कंपेयर किया तब भी इसने आधे टाइम में कंप्लीट कर लिया था। तो कुछ ना कुछ इसके साथ अभी ऑप्टिमाइजेशन का लोचा चल रहा है, जिसके कारण VN एडिटर के अंदर हमें एक्सपोर्टिंग उतनी अच्छी नहीं मिल रही है आईफोन्स के अंदर। चलो बात कर लेते हैं गेमिंग की, और गेमिंग के अंदर ना हम BGMI की बात करेंगे। एंड यहाँ पे ना ज्यादा डिटेल में बात ना करते हुए मैं आपको बता दूं कि भाई ज्यादा अगर स्टेबल FPS की बात करूं तो वो आपको आईफोन प्रोवाइड कर रहा है। वही अगर मैं सैमसंग की बात करूं तो ये उतने अच्छे तरीके से केपेबल नहीं है। लेकिन जब भी आप एरेंगल वगैरह खेलते हो और किसी हैवी गेम मोड के अंदर खेल रहे हो तो वहां पे ये इतनी स्टेबल परफॉर्मेंस नहीं प्रोवाइड करता है। बाकी अगर आप 90 FPS की गेमिंग करना चाहते हो तब के हिसाब से सैमसंग बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। और क्योंकि इस बार इन्होंने वेपर कूलिंग चैम्बर भी दिया है, जिसकी वजह से ये उतना ज्यादा हीट भी नहीं हो रहा है जितना कि S24 के अंदर हमें हीटिंग के इश्यूज देखने को मिले थे। तो डेफिनेटली दोनों ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आप गेमिंग के लिए सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से आईफोन थोड़ा सा ज्यादा बेटर हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये डेफिनेटली स्टेबल परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है। और इसके अलावा एक और रीजन है, वो है इसका बैटरी बैकअप। अब देखो सैमसंग ऑफर करता है 4000 mAh की बैटरी, वहीं आईफोन के अंदर आपको 4000 से भी कम mAh की बैटरी मिलती है। लेकिन यहाँ पे एप्पल के अंदर ऑप्टिमाइजेशन आपको बेटर मिलता है, जिसकी वजह से एक बार पहले स्क्रीनशॉट देखो। ये S25 का स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप देख सकते हो। BGMI खेला गया है 1 घंटे 10 मिनट के लिए और कैमरा यूज किया गया है 12 मिनट के लिए, जिसमें 39% बैटरी यूज करके इसने 1 hour 42 मिनट्स का स्क्रीन ऑन टाइम प्रोवाइड किया है। मतलब आप समझ रहे हो, अगर आप इस फोन में बहुत हैवी टास्क करते हो तो बैटरी बैकअप बहुत ही बेकार मिलने वाला है इसके अंदर। तो अगर इसके एवरेज से माना जाए तो करीब 5-5.5 घंटे के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम प्रोवाइड कर सकता है, और अगर और भी ज्यादा नॉर्मल यूज है तो 5.5-6 घंटे तक भी ये आराम से आपको स्क्रीन ऑन टाइम प्रोवाइड कर सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं आईफोन 17 की बात करूं तो यहाँ पे 61% बैटरी यूज करके इसने हमें 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दिया है, और यहाँ पे देखो 73% बैटरी यूज करके इसने हमें 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दिया है। यानी कि आराम से 7-7.5 इवन 8 घंटे का भी स्क्रीन ऑन टाइम प्रोवाइड कर सकता है अगर आप नॉर्मल यूज करते हो तो डेफिनेटली बैटरी के मामले में आईफोन आगे निकल जाता है। और इसके अलावा अब आपको आईफोन के अंदर फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है, जो कि 0 से 50% के आसपास काम करती है। दोनों के अगर फुल चार्ज की बात करूं तो 80 से 100 मिनट के आसपास ले लेते हैं दोनों ही फुल चार्ज होने में। 0 to 100 की बात कर रहा हूं तो वहां पे ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। लेकिन एक डेफिनेटली डिफरेंस मिलता है, वो है मैक्ससेफ का। आईफोन के अंदर आपको मैक्ससेफ एक्सेसरीज का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप मैक्ससेफ चार्जर, पावर बैंक या फिर कोई भी एक्सेसरी को कनेक्ट कर सकते हो, वॉलेट को कनेक्ट कर सकते हो, जो कि एक बार अगर आप यूज करना स्टार्ट कर दो भाई बहुत ही ज्यादा मजा आता है इसको यूज करने में। और जब भी मैं किसी दूसरे फोन में स्विच करता हूं ना तो मैं जरूर से मिस करता हूं इस मैक्ससेफ को। और शायद यही रीजन है कि पिक्सल 10 के अंदर भी आपको मैक्ससेफ का इंप्लीमेंटेशन मिल गया है। और भाई ऐसे बहुत सारे रूमर्स हैं कि S26 जो आने वाला है ना उसमें भी हो सकता है कि आपको मैक्ससेफ का इंप्लीमेंटेशन मिल जाए। चलो बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा बटन्स की। तो देखो सबसे पहले तो ये है एक्शन बटन। डेफिनेटली इसमें कोई भी आप टास्क कर सकते हो, कोई भी शॉर्टकट वगैरह
आप असाइन कर सकते हो, जिसको आप सिर्फ एक क्लिक में यूज कर सकते हो। दूसरा एक कैमरा कंट्रोल बटन, जिसके फीचर्स तो बहुत लंबे चौड़े हैं, जो कि मैंने इनके रिव्यूज में आपको बताए हुए हैं, लेकिन ऑनेस्टली बताऊं तो इसका एक ही यूज है कि आप इससे इंस्टेंटली कैमरा ओपन कर सकते हो। और सिर्फ ये नॉर्मल कैमरा नहीं, इससे आप स्नैपचैट या फिर इंस्टाग्राम जो भी आप पर्सनली यूज करते हो उसका कैमरा सिर्फ एक टैप पे ओपन कर सकते हो। ये इसका वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज है। इसके अलावा ये किसी काम का नहीं है, जो भी ये फीचर्स प्रोवाइड करता है ना, वो आप स्क्रीन को टच करके बेटर तरीके से यूज कर सकते हो। हालांकि इसका एक और एडवांटेज है, अगर आप इसको प्रेस एंड होल्ड करते हो तो इसकी विजुअल इंटेलिजेंस ओपन हो जाती है, जो कि गूगल लेंस की तरीके से काम करता है। एंड ऑनेस्टली बताऊं तो ये उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना गूगल लेंस है। और यहां तक आए तो एप्पल इंटेलिजेंस की भी बात कर लेते हैं। भाई अभी भी ये अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। ये चीजों को कर बस देता है, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट रिमूव करना हो, ये सब हो जाता है। बाकी अभी राइटिंग टूल्स वगैरह अच्छे से काम नहीं करते हैं। थर्ड पार्टी एप्स के अंदर भी इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है। वहीं अगर मैं सैमसंग की बात करता हूं, यहाँ पे भाई गैलेक्सी AI के आपको नेक्स्ट लेवल फीचर्स मिल जाते हैं। ऑब्जेक्ट इरेजर की बात क्या करूं, वो तो जनरेट करके भी दे देता है, जैसे कि ये एग्जांपल आप साइड बाय साइड देख सकते हो। इसके अलावा गैलेक्सी AI के तो बहुत सारे फीचर्स है जो कि हमने कवर करके रखे हुए हैं, तो जाके चैनल पे वो वीडियोस देख सकते हो। ऑल्सो यहाँ पे जेमिनाई का भी फीचर मिल जाता है, जो कि आपके पूरे के पूरे फोन को कंट्रोल कर सकता है। आप इस जेमिनाई से कोई भी टास्क करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हे जेमिनाई, आज शाम कंतारा मूवी के जितने भी शोज अवेलेबल हैं, ये मेरे व्हाट्सएप स्टूडियो ग्रुप में शेयर कर दो, एंड डन। इतना बोलने पर ही ये सारे काम कर देता है। तो डेफिनेटली सैमसंग का जो गैलेक्सी AI है वो बहुत ज्यादा एडवांस है एज कंपेयर टू आईफोन का एप्पल इंटेलिजेंस। शायद इसको एक और साल लग जाएगा इंप्लीमेंट करने में। अब रही बात कैमरास की, तो यहाँ पे आईफोन ऑफर कर रहा है 48+48 मेगापिक्सल के दो लेंसेज, जिसमें आपको अल्ट्रा वाइड और वाइड एंगल लेंस मिल जाता है। वहीं सैमसंग के पास एक एक्स्ट्रा लेंस मिल जाता है, जो कि है 3x टेलीफोटो लेंस। इसके अलावा वाइड एंड अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी यहाँ मिल जाते हैं। लेकिन अगर मैं दोनों को मेगापिक्सल्स कंपेयर करूं तो यहाँ पे 48-48 के दो लेंसेज हैं। वहीं सैमसंग के पास 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस है, लेकिन अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस सिर्फ 12 मेगापिक्सल का और टेलीफोटो लेंस सिर्फ 10 मेगापिक्सल का है। जिसकी वजह से अगर मैं यहाँ पे डिटेल्स को कंपेयर करूं, सबसे पहले अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज की बात करूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो iPhone 16 बहुत ज्यादा डिटेल्स के साथ आ रहा है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट 24 मेगापिक्सल की फोटोज क्लिक करता है। तो आप किसी भी फोटो को जूम करोगे, यहाँ पे आपको ज्यादा डिटेल्स मिलने वाली है। ऑन द अदर हैंड, साइड बाय साइड देखने पर S25 के अंदर आपको बहुत सारे मिसिंग डिटेल्स मिलेंगी, एंड कहीं कहीं पे ये डिटेल्स को फिल करने के लिए इमेज को काफी डार्क कर देता है, और कभी कभी तो डिटेक्ट ही नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा ब्राइट कर देता है। तो यहाँ पे iPhone ज्यादा बैलेंस्ड अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज प्रोवाइड कर रहा है। अब इनके प्राइमरी फोटोज देखें तो यहाँ पे आपको 1x के अंदर ग्रीनिश टोन देखने को मिलती है iPhone के अंदर, और वहीं S25 थोड़ी सी पिंकिश टोन के साथ फोटोज क्लिक कर रहा है। अब अगेन आईफोन के अंदर आपको अमेजिंग डिटेल्स मिलने वाली हैं। ये बेटर शैडोज को कैप्चर कर रहा है। ऑल्सो कलर एक्यूरेसी के मामले में भी आईफोन बहुत आगे निकल गया है S25 के कंपैरिजन में। S25 कभी कभी बहुत अच्छी फोटो क्लिक कर देता है, लेकिन यहाँ पे आपको वो कंसिस्टेंसी नहीं मिलती जो कि आईफोन आपको प्रोवाइड कर रहा है। एंड यहाँ पे भी आपको कभी कभी बहुत ज्यादा डार्क इमेज मिलती है, कभी कभी ये ब्राइट कर देता है। 2x के अंदर भी आपको बेटर डिटेल्स मिलती है आईफोन के अंदर, लेकिन अगर मैं 3x की बात करूं तो यहाँ पे डेफिनेटली सैमसंग लीड ले लेता है, क्योंकि इसके पास डेडिकेटेड 3x लेंस है। ऑल्सो मैक्सिमम जूम भी आप S25 के थ्रू कर सकते हो, आईफोन के अंदर ज्यादा जूम नहीं कर सकते। अब पोर्ट्रेट्स के अंदर भी यहाँ पे आप डिफरेंस साफ देख सकते हो। आईफोन थोड़ा सा वार्म टोन में फोटोज क्लिक कर रहा है, वहीं S25 के कलर्स थोड़े से वॉश आउट से फील हो रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पे अगर आप ग्रीन्स देखते हो जो बैकग्राउंड में है, ये आपको थोड़े से कलर बूस्टेड मिलेंगे, लेकिन अगर पास से फोटो क्लिक करेंगे वहां पे ये काफी हद तक बैलेंस फोटोज क्लिक कर रहा है। ऑल्सो S25 का एक एडवांटेज इसका एज डिटेक्शन भी है। ये ऑन पॉइंट एज डिटेक्शन ऑफर करता है एज कंपेयर टू आईफोन। अब 2x पोर्ट्रेट में भी आप देख सकते हो बेटर डिटेल्स ऑफर कर रहा है आईफोन। S25 के अंदर डिटेल्स थोड़ी सी मिसिंग लग रही हैं, लेकिन वहीं 3x पोर्ट्रेट की बात करूं तो यहाँ पे सैमसंग का कोई मुकाबला नहीं है। इवन यहाँ पे आप 5x में भी फोटोज क्लिक कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट आने के बाद, विच इज अ वेरी गुड थिंग, और ये आप आईफोन के अंदर नहीं कर सकते। तो क्लियरली यहाँ पे जो टेलीफोटो लेंस है ना, उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है सैमसंग के पास, जिसकी वजह से अगर आप जूम फोटोज क्लिक करते हो या फिर आप 3x 5x में फोटोज पोर्ट्रेट फोटोज क्लिक करना चाहते हो, तो उस केस में सैमसंग आगे निकल जाता है। लेकिन अगर मैं वाइड एंड अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज की बात करूं तो यहाँ पे डेफिनेटली आईफोन विन करता है। इसके अलावा मैक्रो फोटोज की बात करूं तो आईफोन अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस यूज करता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पास में जाके आपको मैक्रो फोटो क्लिक करनी पड़ती है। ऑन द अदर हैंड सैमसंग टेलीफोटो लेंस यूज करता है, जिसकी वजह से आप दूर से भी कुछ इस तरीके की फोटोज क्लिक कर सकते हो, एंड यहाँ पे बो का इफेक्ट काफी अच्छा देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरा की बात करूं तो यहाँ पे डेफिनेटली आईफोन का फ्रंट कैमरा नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पे चाहे आप ऑन पॉइंट कलर एक्यूरेसी, ऑन पॉइंट हाई डायनामिक रेंज, ओवरऑल यहाँ साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हो। इवन आईफोन के पास तो अब एडवांटेज है, आप लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट फोटोज क्लिक कर सकते हो जस्ट बाय डूइंग दिस। और फ्रंट एंड बैक वीडियोस की बात करूं तो यहाँ पे भी आईफोन क्लियरली विन कर जाता है। चाहे आप इसकी डायनामिक रेंज देखो, चाहे कलर एक्यूरेसी देखो, स्किन टोन्स देखो, ज्यादा बेहतर तरीके से लाइट मैनेजमेंट कर पा रहा है आईफोन, वहीं सैमसंग कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर कैमरा जज करूं तो आईफोन डेफिनेटली विनर हो जाता है। अब देखो दोनों ही फोन्स ना 6-7 सालों के सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ आते हैं, तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब सवाल ये आता है कि अब इन दोनों में से आपको कौन सा फोन परचेज करना चाहिए। तो देखो हर साल मैं यही बोलता था भाई 60 हर्ट्ज डिस्प्ले है, इसको छोड़ो, सैमसंग की तरफ जाओ, वो ज्यादा
बेहतर है, लेकिन इस बार कहानी कुछ और है। आईफोन ज्यादा बेहतर कैमरास ऑफर कर रहा है, अमेजिंग डिस्प्ले ऑफर कर रहा है, और तो और परफॉर्मेंस में भी अगर आप हेड टू हेड कंपेयर करते हो तो ये बीट कर देता है सैमसंग S25 को। इसके अलावा बेटर बैटरी बैकअप के साथ ये एक मेरे हिसाब से बेटर डील हो जाता है, और स्पेशली अगर आप कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो तब के लिए आईफोन 17 एक बेस्ट चॉइस हो जाती है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ दोनों में से आप कौन सा पिक करना पसंद करोगे, क्योंकि इसके पास अच्छे हार्डवेयर का एडवांटेज तो है, लेकिन अगर मैं गैलेक्सी AI की बात करूं तो आईफोन उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो आप नीचे कमेंट करके बताओ, क्या आप गैलेक्सी AI के लिए सैमसंग S25 चूज करना पसंद करोगे या फिर आईफोन 17। तो यही था आज का हमारा वीडियो। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, हिट द बेल आइकन ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।